आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजी जहदकार और सहाफ़ी, दानिशमंद, सबके हरदिल अजीज जनाब सैयद शमशाद खारी साहब। खारी साहब सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खारी साहब, आज की बात में आज हम बात करेंगे जो स्कीम माइनॉरिटी फाइनेंस की जानिब से शुरू की गई है उस पर बात करेंगे। मैं एक सवाल आपसे मुख्तसरन ये पूछना चाहूँगा कि इस स्कीम में एक तो ऑनलाइन कर दी गई है, उसके बाद हार्ड कापी मंगवाई जा रही है। मुमकिन है, मैं समझता हूँ आप तो जाकर आए होंगे हज हाउस, तो आपको कैसा लगा? लोग हार्ड कापी जमा करने के लिए किस कदर परेशानी का सामना कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। ये मेरे लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है, मैं समझता हूँ कि लिए मेरी नेमत गनीमत है। और मेरा जो नज़रिया था पिछले 20 साल से जो मैं जद्दोजहद में, इसी जद्दोजहद में रखा हूँ कि जो भी स्कीमात हुकूमत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से आती हैं, आप तो हमेशा नौजवानों की मदद करते हैं, नौजवानों की, गरीब लोगों की, उनको जो है कैसा राग़िब करना है, कैसा स्कीमात उन तक पहुँचाना है। तो हमेशा से तो आपका चैनल से जो है मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ तकरीबन आवाम तक पहुँच रही है, सारी दुनिया में पहुँच रही है। सारी दुनिया में पहुँच रही है। तो अभी आपने जो बैंकेबल स्कीम की जो बात कही, मैं अभी आपके पास यहाँ आने से पहले मैं हज हाउस का दौरा करके आया। मैं दौरा करने के बाद जब देखा, मैं निचली अंडरग्राउंड में जो है एप्लीकेशन हार्ड कापी वसूल की जा रही है। अच्छा। तो परेशान हाल हैं, कोई जो है औरतें खड़ी हैं, ख़वातीन ख़ुसूस तौर पे, कोई हामिला भी हैं, कोई उम्र रसीदा भी हैं, कोई नौजवान ख़वातीन भी हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। मैं आप उसमें देखेंगे, आपके पास आया भी है शायद वीडियो। तो अब ये सब चीज़ें, एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई कि जब ऑनलाइन पर हमको ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि ऑनलाइन का रखा जाए, जबकि इम्तियाज साहब ने कहा था कि आपको ऑफिस को आने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप ऑनलाइन पे काम कर लीजिए। तो मैं उनसे कुछ ज़्यादा बहस भी इस बात से नहीं किया कि जब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है तो फिर इतना बड़ा गुंजाइश ही नहीं है, फिर इतना बड़ा चैम्बर में साहब को बैठने की क्या जरूरत है, कहीं से भी ऑनलाइन बात हो जा सकती है। तो खैर, ये क्रिटिसाइज क्या से नहीं, एक मेरी अपनी तजवीज़ थी, उनको बोलना चाह रहा था। जब हार्ड कापी हमारे पास ये होके आ गई है कि वो रसीद के तौर पे है, एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे है कि आपका जो है एप्लीकेशन जा चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जैसा कि आपने सवाल किया, मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी है, यू आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, तो फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपको हार्ड कॉपी लेने की वजह क्या है। जी, अब इसका जवाब तो इम्तियाज साहब भी दे सकते हैं या वो DMWs। और इसमें खास बात कहना चाहूँगा कि मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहूँगा, जब कुपुला ईश्वर साहब ने अपनी तकरीर तेलुगु में की, वहाँ मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई आप एक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदी में भी बात कर सकते थे, या इंग्लिश में तो कम से कम बात कर सकते, या अगर आप हिंदी, आपको वो कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी, मुतरजिम जो 70 मुतरजिम को जो है हुकूमत की जानिब से उर्दू को तकर्रुर किया गया है, उनकी खिदमत हासिल करते हुए आपकी तमाम बात जो है कि उसका जो है तर्जुमा करके आवाम के सामने पेश किया जा सकता था। बिल्कुल। मगर उसके बावजूद भी आप, बड़ी हैरत की बात ये होती है कि एक हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे मुकाम पे जहाँ उर्दू ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, आपने जो तेलुगु, खैर ये आपका अपना मामला है, आप क्यों सोच के क्या करें, वो नहीं होता। तो अब जब ये एप्लीकेशन की ऑनलाइन की बात है, तो वाजिद साहब सुन के मुझे देख के इतनी तकलीफ हुई, 1000 के लॉन में बैठ खड़े हुए, सुबह 8 बजे से लोग बैठे हुए। अच्छा, सुबह 8 बजे से लोग बैठे हुए। तो मैं जब वहाँ देख के जाने के बाद इलियास साहब जो DMW है, मैं उनके पास गया, तो बोला जनाब अब आप लोग सेलेक्ट करते हैं? नहीं, हमारा सिलेक्शन करने का है, उसमें कलेक्टर हैं और जॉइंट कलेक्टर हैं और जो जोनल कमिश्नर है, मैं एक मेंबर की तरह उसमें हूँ। अब तो मैं बोला, कुपुलेश्वर साहब ने तो ये कहा था कि आप और कलेक्टर साहब सेलेक्ट करेंगे। नहीं, ये काफ़ी है, इसमें ये 3 लोग हैं, मैं एज ए मेंबर में से काम कर रहा हूँ, मेरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिलेक्शन में नहीं हूँ। तो मैं बोला भैया, फिर या तो कुपुलेश्वर साहब जो है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के, खास तौर से DMWs की कॉन्फ्रेंस रख के, उन्होंने तेलुगु में इंस्ट्रक्शन दिया कि जो बैंकेबल स्कीम शुरू की गई है, उनको जो है पाबंद किया गया है DMWs को कि इस स्कीम का अमलवारी के लिए मुस्तहिक़ आम तक पहुँचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी जी। मगर इलियास साहब ने मुझे कोई तसफ़ी पर जवाब नहीं दिया। एक बात उन्होंने कही, लोग मुझे कह रहे हैं कि हम सुबह 8 बजे से आके बैठे हैं। तो पहले तो हमने एक हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर एप्लीकेशन लेने का जो है हमने इंतजाम किया है। उसके बाद नहीं सुनिए, आप उनसे बहस इस वास्ते नहीं करना चाह रहा था
कि ही इज नॉट एबल टू गिव एनी करेक्ट आंसर टू मी, उनका जी। कोई वो नहीं था। बिल्कुल। तो मैं बोला अब ऐसे जो है लोगों से मैं ज्यादा बात करके क्या करूंगा, मैं बोला कोई आपके पास आया बात करने के लिए, जहदकार हो या फिर कोई जरूरतमंद हो, आप नहीं मैं बदअखलाक हूँ, तो मैंने उनको खुद जवाब दे दिया कि आप बदअखलाक हैं, अखलाक वाले हैं, मैं नहीं जानता, ये आप अपने अच्छी तरह से ये जानते क्या हैं। जवाब है खालिद साहब? नहीं अब आप देखिए, ये जवाब देने का एक ऑफिसर तो जो कुर्सी आप पर जिम्मेदार होगा। ऐसा जवाब देकर आप साबित कर रहे हैं कि आप जरूर बदअखलाक हैं। नहीं तो अब उसका हम तो अंदाजा यही कहेंगे ना। उसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। जी। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ये तो जोनल कमिश्नर अपने पास एप्लीकेशन जारी करना था। तो मतलब ये आप जाने, वो कुपुला ईश्वर साहब जाने, डिपार्टमेंट जाने। तो इन सब चीज़ों के लिए क्यों लिए, इसका जवाब मिस्टर इसाक देना, या मिस्टर कुपुला ईश्वर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है वो देना, या फिर DMW जिसके लिए खुसूसी तौर पर रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। ये बड़ा तुरफा तमाशा है, मजाक किया गया है। DMW की मीटिंग, रिव्यू मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो, जबकि DMW को जवाब देना नहीं चाह रहे। और एक बात उन्होंने कही कि साहब यहाँ तो हम इतना इंतजाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों पे जो है एप्लीकेशन आपकी फेंक दो बोल रहे हैं, रद्दी में ठोकेदार है। तो मतलब इसकी जिम्मेदारी तो मिस्टर इसाक पे है। इसाक ने ये बात कही थी कि मिस्टर इसाक ने अगर इस तरह से कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा पैसे वसूल करने फीस से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं मिस्टर इम्तियाज से ये बात कहना चाहूंगा कि अभी आपके इलियास साहब से ये बात मालूम है कि आप ही के पास एप्लीकेशन सही तरह से दिया रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों में जो है फेंक दो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तब आप आपकी अपनी जिम्मेदारी करते हैं कि फौरी तौर पर आपके नुमाइंदों को स्ट्रिक्ट विजिल रखने के लिए तमाम 32 डिस्ट्रिक्ट में आप उनको वहां पर जो है मुतय्यन कीजिए कि एप्लीकेशन वाकई सही तरीके से हासिल हो रही है या आवाम को उसकी तकलीफ हो रही है। खालिद साहब, ये तो आपने कह दिया है, मगर मेरे सवाल की इंतहा तक आप नहीं पहुंच पाए, बोलिए। नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। मैं पूछना ये चाहता हूं कि इस स्कीम से फायदा किसे हो रहा है, जबकि मिस्टर इम्तियाज इसाक ने कहा था कि ये तो स्कीम ऑनलाइन है, दरमियानी अशखास का दूर दूर तक पता नहीं है, आप लोग धोखे में मत आइए और आप लोग नुकसान ना उठाइए। उनके ये अल्फाज थे, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। तो फिर ऑनलाइन हो गया, उसके बाद लोग लाइन लगाकर खड़े हैं अपनी सेवा में, वहां पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, लोग खड़े हैं इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए, वहां लाइनों में लोग लगे हैं। अब फिर इसकी हार्ड कॉपी आप हज हाउस में वसूल कर रहे हैं, वहां लगे हैं लाइनें। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत की नीयत में फितूर है, या फिर हमारा महकमा जो है वो ठीक ढंग से खिदमत अंजाम नहीं दे रहा है। इसका एक ही जवाब है, ठीक तरह से अंजामदही नहीं हो पा रही है। तो खालिद साहब, सवाल ये है कि यहाँ दरमियानी आदमियों की चांदी है। जैसे कि हज हाउस में आप सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं, जब ऑलरेडी वो कॉपी आपके पास आपकी वेबसाइट में जमा है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप जो है सुना लोगों से हार्ड कॉपी मंगवा रहे हैं। और फिर सवाल यह है, वहां बुलाने की वजह यही है कि दरमियानी लोगों की चांदी हो। अब देखिए खालिद साहब, कोई भी खातून जो परेशानी के आलम, गरीब लोग हमेशा बदहवास होते हैं, परेशानी के हालत में होते हैं, उन्हें गरीब को क्या चाहिए, मजबूर आदमी को क्या चाहिए, दो आंखें, अंधे को दो आंखें चाहिए। तो सिवाय फरार के एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोग गैर जरूरी तौर पर लोगों को, गरीब अवाम का मजाक उड़ाने के लिए हज हाउस में बुला रहे हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं ताकि दरमियानी लोगों की चांदी हो। ये कहां तक सच है खालिद साहब? सबसे पहले तो आपने जो बात कही, मिस्टर इम्तियाज इसाक ने जो बात कही, वो उस पे ऊपर उनको अपने ऊपर जो है उसके ऊपर नजरसानी करते हुए उसको सोचना चाहिए कि आपने जो बात कही है वो बात किस लिए कही। जबकि ये तो मजाक हो गया, मजाक हो गया। कैसा? जब आप ये कहते हैं कि जब मैं उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि खादिर साहब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सारी चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ठीक है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट, वी शुड नॉट visit frequently to your office and we don't want to interfere in your administration, right? मगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, सब हर चीज हो चुकी है, तो फिर आपका ये जुमला आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा कि आप लोग हर चीज ऑनलाइन हो गई है, दरमियाने लोगों के से जो है आप धोखा मत कहिए, दरमियाने लोगों की जो है बातें मत सुनिए। तो अब आप सोचिए,
जब सारी चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो फिर ये बात आपने जो है अपने इंटरव्यू में क्यों कही कि दरमियानी लोगों से बात नहीं सुनिए, दरमियानी लोगों की जो है आप अपने दरमियान में उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक मत रखिए। इसकी वजह समझ में नहीं आई। मिस्टर इम्तियाज जैसा चेयरमैन है, समझदार आदमी है, तो अब आपका जो है इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, इसके जवाब दें। आप सरकारी मुलाजिम हैं, अवाम के मुलाजिम हैं, आपको जवाब देना जरूरी है, इसका जवाब हमें चाहिए, आना चाहिए। और एक चीज, अब बैंकेबल स्कीम आप जानते हैं कि तकरीबन तमाम ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मुसलमानों, आप देखिए मुसलमानों के जो इलाके हैं उन्हें बैंकों ने ब्लैक लिस्ट करके रख दिया है और उन्हें कर्जाजात की अदायगी तो दूर, अकाउंट खोलने के लिए भी तरह तरह के पेपर्स सबमिट करना पड़ता है। तो इसमें देखिए आप, अब बैंकेबल, ये बात जरा हजम नहीं हो रही, क्योंकि अवाम इस तारीख में तमाम अवाम नाज से, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या जैन मत के हो, बुद्ध मत के हो, जो भी इसमें जो इस स्कीम के जो फायदा उठाने वाले हैं, ये जरा सोचिए, आप लोग सोचिए। और पैगाम टीवी आपकी खिदमत करने के लिए, शमशाद कादरी एक समाजी जहदकार होने के नाते, अहमबा का मैं नेशनल पीरियड होने के नाते, आपसे सीनियर सहाफी होने के नाते आपसे मैं मुखातिब हूँ कि अपना हक हासिल करने के लिए यकीनन हम आपकी रहनुमाई करने के लिए नौजवान तैयार है। नौजवानों को खर्च देने का सुनहरा ख्वाब दिखाते हुए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। क्यों ये तमाशा, क्यों तमाशा? तो हम ये चाहते हैं कि हम जो बात आपसे कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए, तमाम अवाम नास के साथ साथ मुताल्लिका अहदेदार और तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और वेलफेयर के जितने भी तंजीमें काम कर रही हैं, इस तरफ उनको सोचना बेहद जरूरी है। बिल्कुल कि जनाब अली, जब 80% की जो है नाकाबिल अमाउंट है, 80,000 है, तो फिर ये 30% का बैंक से लगाने की कोई जरूरत नहीं। गरीबों का मजाक उड़ते हुए हम तो नहीं दे सकते। और खास तौर से अब बैंकों पे जाते हैं, कोई जो है कॉन्सेंट देने का से तैयार नहीं होता, क्योंकि इससे पहले का हमारा को तजुर्बा है, हजारों स्कीमें हैं चली गई, 1,59,905 आपने क्या नहीं देखा, 1,59,905 एप्लीकेशन है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर कोई चाहते हैं तो बता भी दूंगा, मिस्टर हिसाब चाहते हैं तो उनको भी बताऊंगा। कुछ भी नहीं है, वो तो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। उसके बाद 50,000 का लोन सैंक्शन हुआ, किसने लिया, कितने मुस्तहक लिए, किसी के पास वो नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया गया, उनका एड्रेस, आईटीआई में जो इंक्वायरी दी गई उनका एड्रेस नहीं दिया गया, सीधा गबन है जी। तो अब इसी तरीके से जब फिर अगेन वो बात इस बात से दोहराना चाह रहा हूँ कि जब इम्तियाज साहब ने कहा कि हमारे ऑफिस को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो गई है, अब वो आपके वेरिफिकेशन होने के बाद कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डीएमडब्ल्यू इसके जिम्मेदार रहेंगे सैंक्शन करने के। तो फिर यहाँ पर जब ऑनलाइन होने के बाद दरमियानी अफराद का दाखिला किस तरीके से होगा, अब ये मिस्टर इम्तियाज साहब जवाब दे सकते। बेवजह काम पर लगा गया है गरीब लोगों को। आज मैं जब जाके देखा, वाजिब साहब बेचारी हामिला औरतें हैं, उम्र रसीदा औरतें हैं, नौजवान औरतें हैं, नौजवान हैं, सबका बुरा हाल है, खड़े हुए हजारों की तादाद में खड़े हुए हैं एप्लीकेशन हार्ड कॉपी। तो जरा इसके बारे में सोचिए कि हार्ड कॉपी की क्या जरूरत है। हो सकता है हम गलत आपके सामने कुछ नहीं, डाटा पूरा आपके पास है। हाँ, डाटा है, यू आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, यू आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू शुड आस्क फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो फिर अब इसके बाद जो है हार्ड कॉपी लेके क्या करने वाले हैं? आप निकाल सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं उसे। एक आदमी को घर से बुलाकर उसे कतार में ठहरा करते हुए उसका हार्ड कॉपी लेना, एक आदमी की खिदमत लग रही है वहां पर, अगर चार लाइन लग रहे हैं तो 4 अफराद वहां पर काम पर है, तो क्या जरूरत है उसकी? एक आदमी को बोलो, जितने भी आपके फॉर्म्स आए हैं वो निकालो, एक साथ सब निकल जाएंगे, 1 घंटे में काम हो जाएगा। आपका कंप्यूटर पे पूरा डाटा आ रहा है आपको। अभी आप जो है, अब आप सेलेक्ट करके जो है इंक्वायरी अगर से जाएंगे तो फिर अभी हार्ड कॉपी लेने की आपको वही बता रहा हूं, तो खैर आधे घंटे 1 घंटे में काम हो जाएगा। हो सकता है कि हार्ड कॉपी उनका काम हो लेने का मकसद कुछ नहीं है खालिद साहब, इसका मकसद यही है कि गरीबों का इस्तेहसाल किया जाए, उन्हें बुलाकर दरमियानी आदमियों को उनके बीच छोड़ा जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, छोड़ा जाए। जरूरत लोग ये जामे पॉलिसी है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, अब गरीब अफराद अपने शिकार को ढूंढते क्या, जो जानने वाला है उसको पूछते हैं अब हम क्या करना। अरे कोई बोलता है अरे जरा जल्दी करो ना हमारा काम, तो होता क्या है, इतने दो ले जरा कराओ ना, खत्म।
तो ये दरमियानी लोग की चाबी है। तो और ऐसा करने के लिए ही महकमा अक़लियती बहबूद ने ये सब ड्रामा रचाया है। नहीं, इसमें वाजिद साहब एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, जब फिर पढ़ता दोबारा बार बार ये सवाल इस वक्त मैं उनसे इम्तियाज साहब करना चाह रहा हूँ, जब आपने एक बात कह दी थी कि ऑनलाइन वेरी गुड, इट्स वेरी गुड प्रोसीजर, जब ऑनलाइन की बात कर दी गई, जब ऑनलाइन हो चुका है, जब ऑफिसर्स के हाथ में कापी जो चले जाएंगे, वो लोग अपनी इंक्वायरी करेंगे, तो फिर दरमियानी अफराद का दाखिला इसमें कैसे मुमकिन है? आप नहीं सुनिए, तो फिर आपका वहां रहने का मकसद क्या है? ये दरमियानी अफराद जो है, इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट विजिल, आपको जो है बड़े जो है क्या क्या कहते हैं उसको, पार की नजर रखते हुए इन ब्रोकरों को, दरमियानी अफराद के ऊपर आपको जो है नजर रखने पड़ेंगे, ताकि जो है मुस्तहक अफराद को जो है ये इमदाद वहां तक पहुंच सके। मगर खुद मिस्टर इम्तियाज साहब की बातों में हौलो-फेल में तजाद है, तो ऐसे में आप विजिट की कहाँ बात कर रहे हैं? इसका जवाब मैं खुद दे रहा हूँ, ये झूठ है। ये झूठ है खालिद साहब, लोगों को ठगने का एक नया प्लान है, जामे मनसूबाबंदी है। पहले लगाया गया मी सेवा, उसके बाद लगाया गया एमआरओ ऑफिस, उसके बाद लगाया गया हार्ड कॉपी। ये सब क्या है? तमाशा है। तमाशा नहीं, लोगों के साथ मजाक है, गरीब लोगों के साथ मजाक है। तमाशे के अलावा टाइम की खराबी, वक्त की खराबी, मुसीबत लाइन में खड़े रहो, ये सब चीजों करो, फिर अब सिलेक्शन कब हो क्या, ये सब चीजें तो अपनी जगह अलग है। ये लोग अपनी तोंद बचाने की कोशिश में है। असल मकसद यहाँ पर, जब आप वाकई, अगर मेरा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव जो सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, हम कभी भी क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, इस वास्ते नहीं करना चाहते कि आवाम और नास का फायदा हो, सही हुक्मरानी हो, और आने वाले दिनों में मिस्टर चंद्रशेखर राव जो रियासती सतह से जो कौमी सतह पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज ज्यादा है, 80% के करीब माइनॉरिटीज है, तो अब आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने एतमाद में लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज को आप अपने करीब करते हुए जो जो स्कीमात आती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, स्कीम अनाउंस करने से पहले आपको उसका तखमीना लेना है। तखमीना लेते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आपकी भी नेकनामी होगी, आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी, पार्टी सुरखरू होगी, और मिस्टर चंद्रशेखर राव का नाम भी रोशन होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक तजवीज है, कबूल करना नहीं करना ऑफिसरों की जिम्मेदारी है। आप 80,000 मुख्तसरन आप ये बताइए कि इस स्कीम में झोल है कि नहीं? झोल तो नजर, देखिए अब झोल तो नजर ही आ रहा है ना। अब आप देखिए लाखों की तादाद में जो जरूरतमंद है और 12,000 लोगों को दे रहे हैं। नहीं, वो तो खैर ठीक है खालिद साहब, ये जो तरीकेकार है, पहले मी सेवा, उसके बाद पहले एमआरओ हासिल करो सर्टिफिकेट, उसके बाद मी सेवा जाओ, उसके बाद फिर हार्ड कॉपी लेकर वहां करने जाओ, ये सब तमाशा है। नहीं, इसमें और एक आप जो बोल रहे हैं, सबसे अहम चीज बोलूंगा, अगर ये ऑफिसर के जहन में ये बात बैठ गई, तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है ये तमाशा होने वाला नहीं है। कैसे जी? जिसके पास व्हाइट राशन कार्ड है और जिसके पास सिक्योरिटी फूड कार्ड है, खत्म। उसका मतलब ये है कि ये सतह खुरबत से ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको बुलाओ, उसको दे दो। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जनाब अली, मैं आपसे कहना चाह रहा था, हुकूमत से भी मेरा खुशी तौर पर मुतालबा है और मेरी पुरजोर अपील भी है, मिस्टर कुपुला ईश्वर हो या मिस्टर इम्तियाज साहब हो या कांति वेस्ली हो या AK खां हो या अहमद नदीम साहब हो या डायरेक्टर मिस्टर शाहनवाज कासिम हो जी, अब आप यहाँ सोचिए जरा, थोड़ी समझ का फेर है यहाँ पर। अगर आप ये सोच लिए कि जो जिसके पास व्हाइट राशन कार्ड है वो खतर खरबत से जिंदगी गुजार रहा है, तो अब यहाँ आपको जो है, आप जब राशन कार्ड इश्यू किए हैं तो आप उसी बेस पे जो है जो खुद खतर गुर्बत से जिंदगी नीचे गुजार रहे हैं, उनके लिए राशन कार्ड का लुजुम लगाया गया था। क्या लजुम है वो? व्हाइट राशन कार्ड के जरिए अगर आप रोज राशन करें तो ये हजारों रुपए खर्चा करने की जरूरत, लाइन में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर एक मरतबा मैं हुकूमत से, मिस्टर चंद्रशेखर राव, मिस्टर AK खां और मिस्टर इम्तियाज साहब से बात का मैं जो है खुसूसी तौर पर अपील करना चाहूंगा कि अभी आपके पास वक्त है, एक तजवीज फौरी तौर पर अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के फौरन रखिए और मुताल्लिक़ अहदेदारों के पास रखिए कि इसका लुज़ूम गैर जरूरी चीजों को हटाया जाए और सिर्फ एक ही चीज है, व्हाइट राशन कार्ड के ऊपर आप करेंगे
तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी नेकनामी होगी और गरीब वक्त अफराद जो बचेगा, आपका भी वक्त बचेगा, आपका लोगों का वक्त बचेगा। और गरीब आवाम जो इस उम्मीद पे है कि उनके पास कुछ 4 पैसे आएंगे तो अपने अपना जहन बिजनेस में शुरू सपने करके सजाए, सपने अच्छी सजाए, जिंदगी गुजारने का, अच्छे अपना कारोबार, अपनी जिंदगी सिर्फ 2 लाख में या 1 लाख में, दिन उसको उसके लिए भी लोग सपने सजाकर हज हौस के चक्कर काट रहे हैं, तो लंबी लाइन, लंबी कतारों में खड़े हैं। तो ये सब गैर जरूरी चीजों को हटाया जाए, वही आपका कहना यही है। मेरी ये उम्मीद है। तो आप भी इसमें समझ रहे होंगे, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं कि आपके इस चैनल से लोगों में जो है शौर्य बेदारी भी पैदा होगी। सिर्फ राशन कार्ड को अगर हम महवर बना लें, उसको मरकजी, उसको जो है एक ही डॉक्यूमेंट समझे, अहमियत दें, तो एक ही डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ इसके लिए काफी है। इसके लिए बिल्कुल काफी। चलिए, तो इसके लिए होना ये चाहिए कि अभी जो है आपके पास टाइम है, 5 जनवरी बहुत दिन है, जब तक है, या उसके बाद डेट बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का नुकसान होने वाला नहीं है। आप ये जो इनकम सर्टिफिकेट है, मी सेवा के चक्कर है, ये सब खत्म कीजिए। आपकी वेबसाइट पे आप ये कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, और डिक्लेरेशन पे लिख दो, सेल्फ डिक्लेरेशन ले दो, अगर उसमें गलती रहा तो उसका एक्शन ले सकते हैं आप। और एक चीज खास बात इसमें कहना चाहूंगा, 1 लाख 2 लाख के लिए इतने पापड़ बेलना पड़ा है, 20 सवाब के लिए यहाँ दाखिल करने के लिए, जबकि दलित बंधु इसका जिक्र ही नहीं है। दलित बंधु 10 लाख रुपए दे रहे हैं, मगर इतनी परेशानी नहीं है यहाँ पर। तो मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा कि खैर दलित भाई भी, वो भी हमारे भाई, हमको बड़ी खुशी है उनकी फलाह बहबूद के लिए। नहीं, वो तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर गरीबों को गैर जरूरी तौर पर परेशान क्या किया जा रहा है साहब। अब आप, मैं खास तौर से जिंदगियों से खेला जा रहा है नौजवानों की। चंद्रशेखर राव साहब हो, या फिर कुफुला ईश्वर साहब हो, या AK खान हो, या अहमद नदीम साहब हो, या हमारे चेयरमैन मिस्टर इम्तियाजी साहब हो, आप ये बात सोचिए कि ये इन चीजों पे क्या आप अमल करें तो उनका फायदा होगा। तो सोच लीजिए, हमारी तजवीज है। नहीं खाली साहब, ये लोग कभी नहीं सोचेंगे, पता है, ये लोग चाहते हैं कि इनके चापलूस लोग जो हैं हमेशा कायम व दायम रहें। इनकी चापलूसी करने वालों को ही ये पसंद करते हैं। अगर कोई ताकतवर और उनकी बात ना सुनने वाला आदमी आ जाए, तो फिर पिछले जो थे खैसर, क्या नाम है उनका, कासिम साहब की तरह जो है निकाल दिए जाएंगे। तो अब इसमें क्या है साहब, हम ये चाहते हैं कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब ये है कि हमारी तजावीज़ है आपके सामने, कबूल करना नहीं करना आपके हाथ में है। मगर अवाम नास जितनी हमारी बात आप तक पहुंच रही है, इस बात को आपको सोचना जरूरी है कि आप हुकूमत से जो है खैरात नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, आपका अपना हक मांग रहे हैं, और ये हुकूमत को देना भी जरूरी है। जबकि महकमा खलिए बहबूद की फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है, तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम आसानी लाई जाए, और तमाम जरूरतमंदों की अगर आप मदद करेंगे तो यकीनन आने वाला दिन सुनहरे अल्फाज में आपके कारनामे को याद करेगा। वरना ये जो अवाम की जो दिल से जो बददुआ निकलेगी, अवाम की जो तकलीफ की वजह से जो उनकी जो तकलीफ होगी, उसकी भी आप नजर में रखते हो। दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, और अल्लाह ताला रास उसको कबूल भी करता है। बहरकैफ मिस्टर इम्तियाज साहब, आप हमारी चंद तजावीज़ आपके सामने रखी हैं, अगर आप उसको कबूल करेंगे, ये हमारी तमाम बातें आप कुफुला ईश्वर साहब या आपके हमारे हेल्दी लजीज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में अगर बात लाएंगे, तो यकीनन इसमें जो है मुसलमानों का भी फायदा होगा, माइनॉरिटीज का भी फायदा होगा। और एक खास बात, फिर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटीज का जहां पर तस्वुर आता है, तो एक ही जहन में लोगों क्या आता है, मुसलमान नहीं है। ये बात खास तौर से तमाम अवाम उन्नास ये जान लें कि नोटिफाइड माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है, जिसमें मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, और आपके जो है पारसी है, और जैन मत के लोग हैं। ये तमाम लोग इसमें आते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए मिस्टर इम्तियाज साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर तजावीज़ तैयार करते हुए हुकूमत के जान में आकर पेश करेंगे, तो यकीनन जरूरी चीजों को हटा दिए तो इससे सहूलत आसानी होगी। परवाह नहीं, 12,000 का आप दिए, हो सकता है कि चंद्रशेखर राव साहब के जो नॉलेज में बात जाने के बाद 12,000 करोड़ भी सैंक्शन करें। डेट बढ़ सकती है। आप लोगों को ज्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ, तो इनकम सर्टिफिकेट निकालने पैसे लग रहे हैं, आपको 20 में पैसे लग रहे हैं, फिर घर से निकल के वहां तक हज तक आने के लिए पैसा लग रहा है। तो ये सब आप गैर जरूरी की मुश्किलें गरीब अफराद पर मत डालें, हमारा कहना बस ये आप जो बोले बिल्कुल सही। मैं खुसूसी तौर पे आपके हमारे जो
एक ही नुमाइंदा है कैबिनेट में। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने आज जो अखबार में एड बढ़ाने की जो बात कही, मैं समझता हूँ 200 का है या और 200 करोड़ की बात की है, क्या की है, तो बहरकत जो भी बात की है, देर से आए दुरुस्त आए। मगर ये बात अगर हमारे आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर नॉलेज में जाएंगी तो हो सकता है कि और कुछ इसमें जो है इमदाद बढ़ जाएगी। है उन्होंने कहा है, कहने में क्या जाता है, क्या जाता है। अब मैं मगर फिर भी वाजिद साहब, अगर एक बात हमारे देर आए दुरुस्त आए हमारे नुमाइंदे की जानिब से अगर गई है तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जी बिल्कुल। बरकत तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ थोड़ा अपन मुख्तसर इस बात से भी करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने एक सवाल किया था कि वक्फ बोर्ड के बारे में, तो मैं वक्फ बोर्ड के बारे में आपसे सवाल ये कर रहा था खालिद साहब, वक्फ बोर्ड की जायदादें काफी हैदराबाद में हैं, तो उनको कारामद करते हुए, उस जमीन का इस्तेमाल करते हुए, वहां मलिकिया बनाते हुए गरीब नौजवानों को, जरूरतमंदों को लीज पर नहीं किराए पर दिया जाए 2 महीने का एडवांस लेते हुए, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी में खातिर कमी आएगी। तो खालिद साहब ये स्कीम ऐसी है कि इस स्कीम से गरीब लोगों के आंगन में दिए जल उठेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मुगल के नाले के पास एक मस्जिद थी जिस पर मैं और उस्मान अल हाजरी जहदकार हैं वो, उन्होंने, मैं जब HMTV में काम करता था तब हमने वहां लड़ाई की थी उस मस्जिद के लिए और वहां पर नमाजें अदा की थी। तो उसके बाद वहां का नक्शा बदल गया, वहां बड़े बड़े शादी खाने बन गए और मस्जिद को छोटी बना दी, जबकि मस्जिद की वो पूरी जगह थी, वक्त की जमीन है वो, वहां शादी खाने बन गए। और किस तरह बने ये तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वरना 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो वहां पर मैं एक दिन नमाज पढ़ने के लिए गया था खालिद साहब, तो एक बोर्ड देखा, वहां पर खुशी हुई मुझे कि वहां मलगियां बन रही हैं। उन्होंने उसमें लिखा है 2 लाख एडवांस दीजिए, 10,000 किराया। तो मुझे तशवीश हुई, मैं उसको समझ नहीं पाया, आज तक भी समझ नहीं पाया 2 लाख किस बात के लिए जा रहा है। वो 2 लाख लेकर उसे बनाएंगे और उसे देंगे, यही, वो भी 10,000 एडवांस लेके, नहीं 2 लाख एडवांस लेके 10,000 किराया। तो ये क्यों? अगर वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद पे वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है कि आप खुद बना सकते हो, उसे बनाकर आप गरीबों में 5,000 किराया करके 2 महीने का एडवांस लीजिए। इसमें जो सबसे अहम चीज जो आपने बात की है वाजिद साहब, मैं मिस्टर मसीहुल्लाह जो नौजवान शायद है, जो आपका ताल्लुक TRS से है और आपको जो है मसीहुल्लाह चेयरमैन बनाया गया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह और अल्लाह के खुशनुदी के लिए और आपका जो है अपना जो है एक अच्छा कारनामा अगर आपको करना है, तो सबसे पहले आपको इस जानिब आपको जो तवज्जो में आपकी नहीं उसी बारे में करना चाहूंगा कि आप सोचिए मंशा वक्फ क्या है। सबसे अहम चीज है हमारे वाजिद साहब, मंशा वक्फ क्या है। ये सारी चीजें मंशा वक्फ में आती है, वक्फ बोर्ड का ख्याम के साथ ही मंशा वक्फ, वक्फ को क्यों ख्याम बनाना है, आप इसके ऊपर थोड़ा जो गौर खोज कीजिए, उसको देखिए मंशा वक्फ क्या है, उसके लिए क्या है, और ये हमारी तजावीज है। आप देखिए ये इससे जो है कितना फायदा होगा, सुनहरी उर्दों में लिखा तो कैसा बनेगा, इसमें कैसा आप मंशा वक्फ क्या है। और ये सबसे अहम चीज आप अपने ज़हन में बिठानी है जनाब कि ये जो वक्फ की जायदादें हैं, जो है हमारे राजा महाराजा बादशाहों ने जो वक्फ की है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कायम की गई है। इसकी तमाम आमदनी, एक एक नया पैसा आपको हमको खादर मुतलक के पास इसका जवाब देना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि ये हक है, ये हुकूकुल इबाद में भी आता है। अगर आप जरूरतमंद को अगर इसकी आपकी आमदनी के सही मिले तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको रोज़े आखिरत में मैदान हशर में खड़े रखे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंशा वक्फ के तहत जो भी स्कीमात आती हैं, जो भी आपके पास जो है लोगों की मदद करने का है, तो आप इस जानिब अपनी तवज्जो करते हुए मंशा वक्फ क्या है, आमदनी कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, बात बता रहा हूँ मैं। अगर इस पे आप सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जो भी आमदनी आ रही है इसके ऊपर जो है आप मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, छोटे मोटे कारखाने बना के, ऐसे बहुत सी चीजें करेंगे। तो और जैसे आपने मलगियात की बात की, रोजगार से मजबूत करना है, और मलगियात बनाने की बात में जब आपके पास इतनी आमदनी है
ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आमदनी हो रही, एक गरीब जो है जिसके पास एक वक्त की रोटी खाने के नहीं लिए 2 लाख एडवांस देके 10,000 किराया देने का कोई वो जवाज ही नहीं बनता। तो हमारा मतलब ये है कि जो वक्त की आमदनी है ऐसे कारनामे दीजिए कि मलकी बनाइए जो गरीब अवाम जो है छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो है मामूली रकम लेते हुए अगर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मजबूत करेंगे तो यकीनन आपके लिए एक सुरनामा कारनामा होगा। ऐसी स्कीमात जो बिला सूदी खर्च यानी कि सब्सिडी खर्च जो दे रहे हैं आप, वो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनके लिए। हाँ, जब अगर आप ऐसी स्कीमें ऐसे अफराद को देंगे जो वक्फ बोर्ड की जायदादों में कारोबार कर रहे हैं, तो उसकी उसूली भी आपको जरूरी हो जाएगी और उसूली यकीनी हो जाएगी, है ना। तो खाली साहब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, आप कारवान की रोड पर चले जाइए, वहां पर काले खबरस्तान नाम का एक कब्रिस्तान है, तो वहां से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां से वक्फ की जायदाद शुरू होती है, जिस पर नाजायज कब्जे आज भी हैं, लोग उसके किराए खा रहे हैं, वक्फ बोर्ड तक उसका पैसा जाता नहीं है। और जो बड़ी मस्जिद है कारवान की, उससे मुत्तसल जो दुकानें हैं वो गैर मुस्लिमों को दी गई है। ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिमों को ना दी जाए, मैं ये बता रहा हूँ कि जब वक्फ बोर्ड की जायदाद मुसलमानों के लिए मख्तस है तो फिर क्या जरूरी है। आप जाइए खाली साहब, इंडोमेंट की जमीन के लिए आप 1 इंच पूछिए, कोई देगा क्या? नहीं देगा। तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड के हुक्म क्या है? वक्फ बोर्ड किन इक़दामात, या सिर्फ सारा महवर मंशा वक्फ। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इनकी खिदमत क्या है वक्फ बोर्ड की? ठप है। आप गैर जरूरी जो है दरगाहों को आप लीज पे देते हैं, क्यों देते हैं? आप अपने अंडर रखो, अंडर कंट्रोल। क्यों? लीज पे देने का मतलब ये है कि अमीर को और अमीर बनाया जाए। करोड़ों रुपए कौन देता है खाली साहब? एक करोड़पति ही आपको छुड़ाएगा ना। जहांगीर की दरगाह है, उसको कौन गरीब आदमी लेगा क्या? हो गरीब आदमी तो पैसा डाल के जाएगा उस पर। इसमें मैं आप जो कहना चाह रहे थे, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। यहाँ पर मकसद जो चीज वक्फ की गई है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की जमीन है। तो अब ये बात आपको हमको जानना जरूरी है। खैर रसूलुल्लाह साहब समझदार आदमी है, ये जो भी चीजें वक्फ की गई अल्लाह के नाम पे की गई। शमशाद कादरी, वाजी साहब, मसीहुल्लाह खान साहब किसी और के नाम पे नहीं की है। जो चीज अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई है उसमें खुर्द करना, इससे बढ़कर गुनाहगार कोई नहीं होता। और खाबिजों को बख्शना भी गुनाह अजीम है, गुनाह है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तजावीज़ है, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, not Mr. मसीहुल्लाह खान, not Mr. AK खान। हमें आप पर तंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके जो हमारी तजावीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपके अंडर, आपके तहत जो खिदमत अंजाम देना है, उसमें जो लापरवाही हो रही है, हम उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। तो बस हमारा मकसद ये है। तो नहीं, इसमें और एक चीज, यहाँ पर फिर आज तमाम मुसलमानों को जो वक्त प्रॉपर्टी से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट रिलेटेड है, मुसलमानों को बोलिए ये बात। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है, की जमीनें क्या है, उनको बताइए वहाँ के क्या फायदा है, हक है। अब आप देखिए तमाम मुसलमान जो है, ये वक्फ जो जायदादें वक्फ की गई है तो आपकी है, आपके लिए जो आप 4 लाख के मालिक होने वाले हैं, ये सब तमाम आपकी जो फलाह बहबूद के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, आपके हालत जिंदगी बनाने के लिए, आपको जो है अच्छा रहन सहन करने के लिए वक्त की जायदादों की इनकम आप ही के ऊपर छोड़ी है, आपके पूर्वजों ने छोड़ी है। वो लोग चले गए, राजा महाराजा हमारे जो है बड़े बड़े उलमा इकराम, जो ये आपकी अच्छाई के लिए, आपकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए उन्होंने जो वक्त जायदादें की है, और ये अल्लाह के नाम पे जो जायदादें वक्त की गई है, मैं उन तमाम लोगों से जरूरतमंदाना अपील कर सकता हूँ, चाहे उलमा आगे आइए, चाहे उलमा इकराम आइए, मुसलमान भी आगे आइए। आपका अपना हक हासिल करना है तो जानिए कि वक्फ के जरिए से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। मुतल्लिक़ा को वजीफे मिलने वाले हैं, बीमारों को जो है वहां से उनका जो है इलाज मालने की जो सहूलत है, तालीम हासिल करने के लिए है। हमारे खुद के मदरसे, अब आप देखिए अगर वक्फ की सही तरीके से होंगे, मदरसे हमारे होंगे, कॉलेजेस हमारे होंगे, दवाखाने हमारे होंगे, हमको हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा जब जितने भी जो है दर्दमंद दिल रखते हैं, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हों, या सियासी गैर सियासी मिली जितने भी लोग हैं, अब खानखाहों को छोड़ के आपको बाहर आना पड़ेगा और हमारा हक हासिल करने के लिए हुकूमत के सामने
हमारी बात को मनवाने के लिए एक पुरअमन एहतजाज हो या जो है पुरअमन तरीके पे जो है हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करने की वक्त की सबसे ज़हमत जरूरत है। मैं तमाम उलमा इकराम, तमाम अवाम उन्नास और तमाम सियासी, गैर सियासी, मिली, समाजी जितनी भी तंजीमें हैं, अब ये वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़िए, उठिए और एक ऐसे जो है कदम आगे बढ़ाते हुए सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मुसलमान गरीब मुसलमानों को खुशनुदी के लिए अगर आप आगे आएंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि आने वाला दिन मुसलमानों के लिए सुनहरा दौर होगा। बिल्कुल खालिद साहब, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारा हमें वक्त देने के लिए। तो मैं यहाँ आखिरी बात मसीउल्लाह खान से कहना चाहूंगा। मसीउल्लाह खान, मिस्टर मसीउल्लाह खान, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, नेकी का दरिया बह रहा है, आप अपने हाथ धो लीजिए। क्या पता इंसान का वक्त कब खत्म हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इस वक्त मुसलमान वक्फ बोर्ड की जायदादों के मुंतजिर हैं और चाहते हैं कि उनके घर में खुशहाली आए। कब तक उनके घरों में गरीबी अपने बाल खोले नाचती रहेगी, बताइए आप। तो अच्छा मौका है मसीउल्लाह खान के लिए कि आप नेकी का जो दरिया बह रहा है उसमें हाथ धोले और आपको सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, हम पैगाम टीवी के जरिए आप तक वो इत्तलात लाते हैं जो आपको नहीं मालूम, और हम चाहते हैं कि आपके हुकूक आपको दिलाएं और आपके हुकूक के लिए हम हुकूमत से भिड़ जाएं, लड़ जाएं, और चाहते हैं कि किसी तरह नौजवान मुसलमान और अक़लियतें और ख़वातीन और लड़कियां खुद मुक्तफी हों, अपने रोजगार से जुड़ जाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के काबिल हो जाएं। ये चैनल आपका है, आपकी आवाज है, और आपके लिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स हम लाते रहेंगे। और आपका भी ये फर्ज बनता है, नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। ऐसा करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।